everyone, welcome to Free Study. So this is next video and from today we are going to start with December current affairs compilation. Okay, so आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। आज हम पेज नंबर 1 से लेके 14 तक करेंगे। एक्चुअली पेज नंबर 1 to 7 जो है वो इंडेक्स टाइप ही है, तो वो मैंने नहीं इंक्लूड किया है। तो ये इनसाइट्स आईएएस पीडीएफ से नोट्स हैं, तो जिसको भी नहीं पता है वो प्लीज़ एक बार अच्छे से सभी प्लेलिस्ट को देख लें। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी प्रीलिम्स 2021 के लिए ही, क्योंकि अब तो मेंस तो हो ही गया है, तो अभी सबका एम जो है वो प्रीलिम्स 2021 ही है, तो आप जनवरी से देख सकते हैं वीडियोस एंड जस्ट प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। आपका जो कंपाइलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आप टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं GS1 के टॉपिक से, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है कि आपको कोई हेरिटेज अडॉप्ट करना है एंड इस तरीके का 27 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो 12 मॉन्यूमेंट मित्रस को दिए गए हैं, 25 साइट्स, 25 साइट्स एंड 2 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के लिए। अब ये होता क्या है, मॉन्यूमेंट मित्रास क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो अडॉप्ट अ हेरिटेज सिस्टम जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन लॉन्च हुआ था 27 सितंबर 2017 को। तो करीब करीब इसको 3 साल हो गए हैं एंड ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो 3 है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। एम यही है कि कंट्री के अंदर जो हेरिटेज साइट्स हैं वो कुछ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को दिए जाएं ताकि वो उनको और अच्छे से मेंटेन करके रख सकें। तो मॉन्यूमेंट मित्र का मतलब है वो बिडर्स जो कि सिलेक्ट किए जाएंगे एंड फिर वही होंगे जो इन हेरिटेज साइट्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो एम यही है कि टूरिस्ट फ्रेंडली एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इन साइट्स पे हो ताकि टूरिज्म भी बढ़े। अब देखते हैं 1761 बैटल ऑफ पानीपत। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो मनोज दानी एक यूएस रिसर्चर हैं, इन्होंने रिसर्चेस की एंड काफ़ी सारी जो पेंटिंग्स हैं बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड उन्हें इकट्ठा किया एंड इसका टाइटल दिया बैटल ऑफ पानीपत इन लाइट ऑफ रीडिस्कवर्ड पेंटिंग्स। तो कुछ पेंटिंग्स दोबारा से रीडिस्कवर हुई। तो इस बुक के अंदर कुछ पेंटिंग्स हैं, ओके, एंड जैसे कि कुछ पेंटिंग्स है बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस से, ब्रिटिश लाइब्रेरी से, दिल्ली के अंदर जो नेशनल म्यूज़ियम है, यूके का जो बोनहम्स है, पुणे बेस्ड जो इतिहास संशोधक मंडल है, तो वहाँ से इन्होंने सारी पेंटिंग्स को इकट्ठा किया है एंड इस पेंटिंग्स के अंदर जो यहाँ के की प्लेयर्स थे, मीन्स जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्वॉल्व थे, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली हो गए, सदाशिवराव भाऊ, नजीब खान रोहिला, दत्ताजी शिंदे, विश्वास राव, सूरजमल जाट, ठीक है, कुछ मराठा, अफगान, रोहिला एंड जाट चीफ्स। तो इन सब की पिक्चर्स हैं उसके अंदर। इसके अलावा देखिए, अगर हम तीनों बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, जो बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत था वो स्टार्ट हो गया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, हेमू को विक्रमादित्य भी कहते थे। तीसरा बैटल ऑफ पानीपत जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, ये मराठा का हुआ था, किसके अगेंस्ट, अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट, जो कि दुर्रानी एम्पायर का था, 1761 में हुआ था। अब इसके अंदर मराठा हार गए थे बेसिकली। नो, ये जो अहमद शाह अब्दाली था इसकी मदद कर रहे थे अफगान्स के रोहिला नजीबुद्दौला और अवध के शुजा-उद-दौला, जिसकी वजह से मराठा हारे भी थे। कैसे स्टार्ट हुआ था, तो इसका एक ज़रा हम थ्योरी भी देख लेते हैं। तो औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद मराठास, औरंगज़ेब मुगल से रिलेट करता था, फिर मराठास जो थे वो राइज होने लग गए, जिसकी वजह से मराठास ने इंडिया का काफ़ी सारा पार्ट जो था वो कैप्चर कर लिया। इसके बाद जो नादेर शाह था वो इंडिया में आया एंड वो यहाँ पर कोहिनूर डायमंड एंड जो तख्त ताज था, पिकॉक थ्रोन, वो उठाकर ले गया नादिर शाह। इसके बाद अब्दाली का जो बेटा था उसको यहाँ से भगा दिया लाहौर से, किसने, मराठास ने। तो अब्दाली के बेटे को भगाया तो अब्दाली लाहौर आया 1759 में एंड उसने अटैक किया। फिर करनाल एंड कुंजपुरा में लड़ाई हुई, जहाँ पे अफगान का जो एक गैरिसन था वो मीन्स मर गए एक तरीके से। तो इससे दुर्रानी जो थे वो और गुस्सा हो गए एंड उन्होंने कहा कि चाहे कोई कीमत हो जाए लेकिन अब इन रिवर को क्रॉस करो, एंड जिसकी वजह से फिर मराठास हारे। मराठास के करीब करीब 40,000 ट्रूप्स मरे एंड अब्दाली के अंदर 20,000, मतलब अब्दाली के जो 20,000 पर्सन थे उनको कैजुअलिटीज़ हुई। कैजुअलिटीज़ मतलब चोट वगैरह लग जाना। मराठास में देखिए कौन कौन हारा, सदाशिव राव, विश्वास राव, इब्राहिम खान गर्दी, जानकीजी राव सिंधिया एंड यशवंत राव पुआर। ठीक है, तो इनके नेम्स थोड़े ध्यान रखिएगा।
अब देखते हैं हु वॉज खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस कौन थे एंड ये न्यूज़ में क्यों है? तो हाउ जो हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो खुदीराम बोस के मीन्स गांव में गए। मिदनापुर वेस्ट बंगाल में है इनका गांव। 1889 में इनका जन्म हुआ था। बहुत फियरलेस थे एंड इसके बारे में आप उनसे आपकी स्पेक्ट्रम बुक है उससे आप पढ़ लीजिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे कि जो मीन सुभाष चंद्र बोस कुछ लीडर्स थे जो पूरी कंट्री में जाने जाते थे, लेकिन खुदीराम बोस ऐसे थे जो बंगाल तक ही सीमित रहे। 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 15 की एज में ही इन्होंने अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया था जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करती थी बंगाल में। 1908 में प्रफुल्ल चाकी जो थे एंड ये आपके जो खुदीराम बोस थे इनको टास्क दिया गया था जिसमें इनको क्या करना था, मींस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरनगर किंग्सफोर्ड के, उनको इन्हें मारना था। ठीक है, इसके बारे में आप और डिटेल में स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। जितना करंट अफेयर्स पीडीएफ में है आपको इस कंपाइलेशन में उतना ही पीडीएफ में मिलेगा। ओके, एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बहुत कम अमाउंट के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं विजय दिवस 2020। तो ये विजय दिवस पाकिस्तान से रिलेटेड है। 16 दिसंबर को मनाई जाती है। इंडियन आर्मी जीती थी 1971 में इंडो पाक वॉर के अंदर, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा गया था क्योंकि उसी टाइम पे बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। सिर्फ 13 दिन की लड़ाई थी। 16 दिसंबर 1971 को शुरू हुई थी। ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद के अगेंस्ट। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका क्या है, बांग्लादेश है, एंड यहाँ पे इस्लामाबाद है। तो इन दोनों के बीच में क्या झड़प शुरू हुई। एंड 1971 से ही जो बंगाली के जो नेशनलिस्ट थे वो मीन्स उनको एक बुरे तरीके से जो पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी वो उनको क्रैकडाउन कर रही थी, उनकी राइट्स उन्हें नहीं दे रही थी। तो फिर जो हमारे उस टाइम पे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट दिया एंड जिसकी वजह से मीन्स लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ। एंड जितने भी लॉस वगैरह थे उसकी वजह से जो इस्लामाबाद थे उन्हें अपनी जो डिफीट थी वो माननी पड़ी एंड बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस देना पड़ा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद पहली ऐसी लड़ाई थी जिसके अंदर इंडिया जो था वो जीता था कॉन्क्लूसिवली। अब देखिए वाई विमेन राइट्स एक्टिविस्ट्स क्रिटिसाइज्ड महाराष्ट्र प्रपोज्ड लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो महाराष्ट्र के अंदर एक नया कानून आया है जिसके एंड ये विमेन के लिए आया है, विमेन के हक के लिए आया है, लेकिन विमेन ही इसे क्या कर रही हैं, ओपोज कर रही हैं। तो महाराष्ट्र की जो शक्ति बिल 2020 आया है एंड जो स्पेशल कोर्ट एंड मशीनरी बनाई गई है महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ 2020 के लिए, तो इसको ड्रैकोनियन कहा गया है एंड एंटी विमेन कहा गया है। ये आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट 2019 के बेसिस पे बना था। कंसर्न्स ये हैं कि अमेंडमेंट की गई सेक्शन 375 जो रेप से रिलेटेड होता है उसके अंदर, एंड ये कहा गया कि अगर जो पार्टीज़ है वो एडल्ट्स हैं एंड मींस अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का रेप होता है तो अगर उसकी कॉन्सेंट थी या इम्प्लाइड कॉन्सेंट थी तो ये सब वो देखेंगे। सेक्शन 12 जो है स्पेशल कोर्ट्स एंड मशीनरी का, तो उसमें भी ये पाया गया है कि अगर आपने गलत कंप्लेंट की तो उसमें आपको ही सज़ा मिल सकती है। ठीक है, और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर टाइम दिया गया है कि सभी एविडेंसेस को इकट्ठा करेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करना तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो डेथ पेनल्टी भी इसके अंदर लाई गई है कि जो डेथ पेनल्टी है उससे हो सकता है रिपोर्टिंग कम हो। ओके, तो अब देखिए प्ले इन सुप्रीम कोर्ट फॉर यूनिफॉर्म डाइवोर्स एलिमोनी रूल्स। तो जैसे मान लीजिए कोई मैन है विमेन है वो आपस में डाइवोर्स ले लेते हैं, तो कुछ एलिमोनी मीन्स बेसिकली कुछ पैसों के फॉर्म में हेल्प करनी पड़ती है मैन को विमेन को। ठीक है, मैन विमेन को हेल्प करता है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ले फाइल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसको देखेंगे। एक्चुअली ये जो एनिमोलीज हैं बेसिकली प्रॉब्लम ये है किसी रिलीजन में कुछ और एनिमोली है, किसी और रिलीजन में कुछ और, तो डिफरेंट होना तो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक तरीके से। तो ये जो लॉज है ये जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए एंड रिलीजन न्यूट्रल होने चाहिए, क्योंकि मैन ही क्यों दे विमेन को खाली, एंड रिलीजन न्यूट्रल होने चाहिए। हिंदू में कुछ और चल रहा है, मुस्लिमों में कुछ और, सिख्स में कुछ और। तो पर्सनल लॉ का स्टेटस क्या है, तो पर्सनल लॉ जैसे मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गए, इनहेरिटेंस हो गई, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ध्यान रखिएगा, मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। हिंदू जो पर्सनल लॉज हैं वो सेक्युलराइज्ड हैं, मॉडर्नाइज्ड हैं अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मुस्लिम लॉ भी अनमॉडिफाइड है, वो भी शरीयत लॉ के हिसाब
हिसाब से चलते हैं, क्रिश्चियंस एंड जो ज्यूज़ है वो अपने पर्सनल लॉज चलाते हैं। तो आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पार्टीज के बीच में जस्टिस दे सकते हैं। एलिमोनी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन नंबर 125 में आता है कि वो वाइफ जिसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स भी नहीं दिया वो भी मेंटेनेंस लेने का हक रखती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। देन नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जो साइक्लोन बुरेवी है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि साइक्लोन निवार था। तो निवार करिकल कोस्ट पर आया था। बुवेरी जो है ये नाम मालदीव्स ने दिया है, ध्यान रखिएगा। ये तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है उसको भी क्रॉस करेगा। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि निवार से क्या हो रहा था, जो निवार साइक्लोन आया था उसमें अपवेलिंग हुई थी, लेकिन जो साइक्लोन बुरेवी है उसकी जो इंटेंसिटी है वो लिमिटेड है। ओके, तो अपवेलिंग क्या होती है? अपवेलिंग बेसिकली क्या होता है कि जो कूलर वाटर होता है, जैसे ऊपर पानी क्या रहता है, गर्म रहता है, एंड बार बार नीचे से ठंडा पानी आता है तो ऊपर के पानी को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कारण है जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऊपर गर्म पानी बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बुरेवी जो है वो उसको इतना फ्यूल ही नहीं मिल पा रहा है कि वो गर्म हो सके, क्योंकि जब तक गर्म नहीं होंगे, 27 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, तब तक साइक्लोन नहीं बन सकता। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक विंड्स का सिस्टम होता है जो कि सर्कुलेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में, एंड एंटी क्लॉकवाइज करते हैं नॉर्थ में, एंड क्लॉकवाइज करते हैं साउथ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो आपका जो नॉर्थ साइड है तो यहाँ पे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स ऐसे, और अगर इस तरफ है तो ये करेंगे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है वो 3 फीट लंबा जो है वो बता दिया गया है। ये नेपाल एंड चाइना ने काम किया। एक्चुअली पहले इसको नापा था इंडिया ने, अब नेपाल एंड चाइना ने दोबारा से माउंट एवरेस्ट को नापा है, एंड अब इसकी हाइट हो गई है 8848.86। ठीक है, 1954 के कंपैरिजन में। तो माउंट एवरेस्ट बॉर्डर पर है नेपाल एंड चाइना के, तो इसे सागरमथा कहते हैं नेपाल में, एंड माउथ कोमो लांगमा कहते हैं चाइना के अंदर। ठीक है, पहले 1954 में ये सर्वे ऑफ इंडिया ने मेज़र की थी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, जैसे कि थियोडोलाइट्स चेन्स यूज़ करके, एंड इसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया था। 1999 में यूएस टीम भी आई थी, उन्होंने भी कहा था कि हाँ ये अराउंड 8850 मीटर है। अब देखिए, यूएस के कुछ पार्ट्स जो हैं वो नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देख पाएंगे आज, मीन्स ये उस दिन की न्यूज़ होगी। तो नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा बोरियलिस भी कहते हैं, मीन्स जो बहुत दूर दिखाई देती हैं पोलर रीजन से या हाई एल्टीट्यूड रीजन से, लेकिन आज जो है वो यूएस के लियोनेस एंड पैलिसनेविया पार्ट के अंदर भी दिख जाती हैं। तो ये सोलर फ्लेयर की वजह से बनती है, जो कि सन स्पॉट से इमर्ज होते हैं। ठीक है, फिर कुछ कोरोनल मास इंजेक्शन, सन के जो आसपास का एरिया होता है उसको कोरोना एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये कोरोना वायरस नहीं है, तो जिसकी वजह से मीन्स नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं वो काफ़ी सारे एरियाज़ में दिखाई देती हैं। तो ऑरोरा क्या होता है, बेसिकली स्काई के अंदर जो लाइट है वो फैल जाती है। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हो गए, आर्कटिक एंटार्क्टिक हो गए, तो यहाँ पे बहुत अच्छे देखने को मिलेगी। तो 2 टाइप्स की होती है, नॉर्दर्न में देखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, एंड साउथ में देखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नाउ ये क्यों ओकर करती हैं, क्योंकि नॉर्दर्न एंड जो साउथ लैटिट्यूड्स है वहाँ पर ये आपको मिलेंगी, मिड लैटिट्यूड्स में बहुत कम मिलेंगी, इक्वेटर के पास तो ना के बराबर। इनका मिल्की ग्रीनिश कलर होता है, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, वॉयलेट भी होता है, पिंक भी होता है, वाइट भी होता है। ठीक है, ऑरोरा जो है वो एक तरीके से साइन है कि हमारा जो प्लैनेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है सन से। टिपिकल ऑरोरा होता है क्योंकि स्पेस के अंदर ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ, वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एंड फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और जब ये गैसेस अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर जाती हैं तो फिर ये फोटोन्स एमिट करती हैं, जिसकी वजह से लाइट्स वगैरह दिखाई देती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। नहीं, अभी हम इफेक्ट्स और कर लेते हैं। वो यही है कि कम्युनिकेशन लाइन्स को भी अफेक्ट करता है, रेडियो लाइन्स को, पावर लाइन्स को, एंड ये भी हमें देखना होगा कि जो सन की जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड, वो ही कारण है इन सब के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। पेज नंबर 1 to 14 हमने कर लिया है। एक्चुअली नेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एंड कुछ मेरी कोशिश है कि मैं दिसंबर का आपको जल्दी से करंट अफेयर कंपाइलेशन कराऊं, बट आप
आपने देखा होगा कि मैंने सभी करंट अफेयर्स कराए ही हैं, तो थोड़ा डिले ज़रूर हो जाता है पर वीडियोज़ आती ज़रूर है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें एंड थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। बाकी अगर आप कोई पीडीएफ चाहेंगे, नवंबर की कंप्लीट अवेलेबल है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए सितंबर है मेरे पास अभी हैंड रिटन का, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर का भी बन रहा है। तो पर मंथ जो कंपाइलेशन है वो 90 रुपीज़ की है। सो इफ़ यू वांट आप मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दीजिएगा।